चलिए ध्यान दीजिए सब लोग इधर। अपन ने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड मोशन अब तक के देख लिए। अब हमको देखना है आगे वर्टिकली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं। ओके, वर्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन, या जिसे आप कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो बेटा सब लोग इधर ध्यान दो। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी किसी चीज को मैं ऊपर से ऐसा छोड़ देता हूं या नीचे से उसको ऊपर फेंकता हूं, ऐसा है ना। तो दोनों भी सिचुएशन में मैं देखूंगा कि उसकी स्पीड बदलती रहती है। अगर ऊपर से नीचे ऐसे छोड़ देता हूं मैं तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ते रहेगी, है ना। हर एक सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं पूछूं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से डेवलप हुआ? ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरह किसी चीज़ को जब आप ऊपर फेंकते हैं उसकी स्पीड कम होती है और लगातार हर एक सेकंड में एक इक्वल वैल्यू से कम होती है। वो वैल्यू क्या है? अगेन 9.8 मीटर पर सेकंड। तो क्योंकि अब ऊपर जब फेंकते हैं आप तो उसकी स्पीड कम होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए हमको 3 केसेस पढ़ना है अंडर दिस वर्टिकली एक्सेलरेटेड मोशन में। केस नंबर 1, if a particle is dropped or released from certain height, अगर किसी पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर हाइट से आपने ड्रॉप किया है या रिलीज किया है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ड्रॉप और रिलीज। अगर ये कहीं लिखा आ जाए तो समझ जाइए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसकी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अब जैसे कि आप जानते हैं, एज वी नो, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन यानी किसी भी चीज को जब आप ऊपर से छोड़ देते हैं, ऐसा ड्रॉप कर देंगे, तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी नीचे, तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो मैं यहां पर एक बात को लिख सकता हूं, देयरफॉर A इक्वल्स टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको स्मॉल g से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं? स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एनी एक्सेलरेटेड मोशन, तो किसी भी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब कैलकुलेट करने के लिए कुछ इक्वेशंस हैं, जिसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। जैसे कि एक हमारे पास है x इज इक्वल्स टू v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और दूसरा क्या है आपका फिर v इक्वल्स टू v0 प्लस जी टी, और एक और क्या है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स, है ना। तो हम ये जानते हैं कि ये सारा फॉर्मूला हमारे को एक्सेलरेटेड मोशन को कैलकुलेट करने के लिए होता है। मगर वर्टिकल मोशन में हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं टर्म्स को थोड़ा सा बदल देते हैं। सिर्फ यहां पर मैं x के जगह हम लोग h का इस्तेमाल करते हैं। x की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? h। उसका भी मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, h इज इक्वल्स टू v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। मगर जैसे कि मैंने कहा कि हम जो केस पढ़ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया गया है, यानी रिलीज किया गया है। और ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, रिलीज्ड ऑब्जेक्ट, जैसे उसको छोड़ देते आप, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता है। तो अब आप जानते हैं सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो भैया अगर आपको पता लगाना है कि टाइम t तक वो कितनी हाइट कवर करेगा, तो आप ये फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं, है ना। और इसी तरह से अगर सपोज करो
मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखो एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के ऊपर जाकर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा और एकदम वेरी शार्प टाइम और स्टॉप वॉच से मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया, है ना, कि भाई इतने टाइम के बाद वो ज़मीन पर टकराया। तो भैया मुझसे पूछा जाएगा कि उस बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो भैया ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? अरे इसको उधर ट्रांसफर करो, ट्वाइस एच, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा जी में, ये हो जाएगा इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन जी। तो ये फॉर्मूले से आप क्या करते हैं कि अगर एक सर्टेन हाइट से आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं और आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हाइट एच कितनी देर में कवर करेगा, हाइट एच कितनी देर में कवर करेगा, तो ये फॉर्मूले से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो मान लिया कि ये इससे ऐसा कैलकुलेट होगा। अगेन मैंने इस फॉर्मूले को भी ऐसे लिख सकता हूँ, v सिंस v इक्वल्स टू v0 gt, सॉरी v0 प्लस gt, और v0 की तो वैल्यू क्या है, 0 है, तो v इक्वल्स टू gt करके फॉर्मूला आ जाता है। मतलब क्या, अगर मैं बोलूँ ये बात कि मैंने बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा, ज़मीन पे टकराने के लिए उसको इतना इतना टाइम लग गया, ज़मीन पे टकराने के लिए उसको इतना इतना टाइम लग गया। अब ज़रा ये बताओ कि जब वो ज़मीन पे टकराया होगा वो कितनी स्पीड से टकराया होगा, है ना। तो सिंपल ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप टाइम डाल दो कितनी देर बाद वो टकराया ज़मीन पे, और जी की वैल्यू 9.8 है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली अपन 10 लिखते हैं। कैलकुलेशन में, नीट में हम लोग ज़्यादातर 10 का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान होता है। तो हम वैल्यू डाल देते हैं और हमको मिल जाता है फाइनल वेलोसिटी, है ना। या फिर चलो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हम जानते हैं कांस्टेंट होता है, और हमको इससे पता ये लगा सकते हैं कि कितने टाइम के बाद वो ज़मीन पर टकराया होगा। इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला भी देखो, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर डालेंगे। अब v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, gh, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh, यानी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस gh। अब ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह बार बार घूम फिर के आते रहता है ना। अब ये फॉर्मूला क्या बताता है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस gh, हमें ये बताता है कि अगर मैंने इस बिल्डिंग से, जिसकी हाइट मुझे मालूम है, मान लो इसकी हाइट आपको पता है, आप इसकी हाइट की वैल्यू डाल दो और ऑब्जेक्ट को जब आप छोड़ेंगे और फिर जब वो ज़मीन पर टकराएगा, है ना, तो फिर वो कितनी स्पीड से टकराएगा। तो बाई चांस इमरान अली सर से पूछो, है ना, जाके कि भैया ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है ना, उससे अंदाज़ा लगा लो कि अगर आपको ऊपर से नीचे फेंका जाए तो आप कितनी स्पीड से टकराओगे। आया बात समझ में आपको? तो भैया ये हमारे पास फॉर्मूला है उसे कैलकुलेट करने का। क्या हो गया, सॉरी जोर से बोल थोड़ा। अच्छा, हाथ पैर टूटेंगे, क्या टूटेंगे वो देख लेंगे ना प्रैक्टिकली। चलिए ओके, अब दूसरा सवाल मेरा आपसे, चलिए इधर ध्यान दीजिए सब लोग। मेरा आपसे दूसरा सवाल कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स फेंकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई, जैसे ये है और ये है ना, दोनों का मास सेम है क्या? हाँ, दोनों का मास अलग अलग है कि? मगर जब मैं दोनों को सेम हाइट से अगर मैं छोड़ दूंगा, जैसे मेरे को ये भारी लग रही है, ये थोड़ा हल्का लग रहा है, तो दोनों को अगर मैं सेम हाइट से ड्रॉप करता हूं तो कौन पहले टकराएगा? हाँ, भारी वाला। चलो देखते हैं। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि भाई लेवल को सेम रखूं, है ना। स्लो मोशन में अगर कोई कैप्चर कर सकता तो करिएगा। क्या नजर आया? साथ में टकराया ना? नहीं आया, देखो। ओके, रेडी? साथ में टकराया ना वो, जान जिसको, कोई काम का नहीं। तो देखो, ये दोनों के दोनों साथ में टकराए। मासेस दोनों के सेम थे क्या? शेप एंड साइज दोनों का सेम था क्या? नहीं, है ना। मगर फिर भी दोनों साथ में टकराए। इवन अगर एक भारी सा पत्थर लेते हो आप और फेदर, है ना, जो बोलते पंख, है ना, यहां पर अगर मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताऊंगा तो वो दो तो भारी वाली चीज पहले गिरेगी। क्यों? उसके पीछे ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पीछे एयर का फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है ना। उसी एक्सपेरिमेंट को अगर आप वैक्यूम में करते हैं
यानी हो क्या रहा है कि जब मैं यहाँ से उसको से छोड़ता हूँ, फेदर का जो है सरफेस एरिया बड़ा है ना, उसकी वेट के कंपैरिजन में सरफेस एरिया बड़ा है। पत्थर अगर मैं छोड़ूंगा उसका सरफेस एरिया उसके वेट के कंपैरिजन में छोटा है, तो इसीलिए वो नीचे आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है फेदर पे ज़्यादा लगेगा और पत्थर पे कम लगेगा। मगर मैं इसको इसी एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम चैम्बर में करूँ, ये एक यूट्यूब पे बहुत अच्छा अवेलेबल वीडियो है, आप कोशिश करिएगा उसको देखने का। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया ये कि अगर ये एक्सपेरिमेंट अपन वैक्यूम चैम्बर में करते हैं, यानी हवा नहीं है वहाँ पर, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे, तो जब आप उसको ऐसा छोड़ते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं दोनों एक साथ नीचे गिर रहे हैं, है ना। तो भैया ये आपने क्या सीखा इस चीज़ से कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, या एक्सेलरेशन है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, उसको मास से, उसको साइज से, उसको मटेरियल से लेना देना कुछ भी नहीं है। एक हल्का मतलब ऐसा है, एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि एक चींटी को भी गिराओगे, एक हाथी को भी गिराओगे, तो दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे वो, है ना, समझ में आई ना बात। तो यहां पर एक पॉइंट करने वाली बात है, मैं नोट करके रखूंगा यहां पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is independent of size and mass of the object. साइज, मास एंड मटेरियल भी डाल देता हूं मैं, मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज, मास एंड मटेरियल दोनों तीनों को इंडिपेंडेंट है। आई देख लो, लिख लो, ठीक है। अब देखो केस सेकंड। केस सेकंड में क्या रहेगा? इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन from certain height, एक पार्टिकल को एक पर्टिकुलर हाइट से आपने नीचे फेंका है, तो देखो भैया यहां इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी यहां मुझे इनिशियल वेलोसिटी को यू नहीं, एज पर एनसीईआरटी v0 लिखना चाहिए था, तो v0 इस बार नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब वो सारे के सारे इक्वेशन थोड़े से बदल जाएंगे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो h इज इक्वल्स टू v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, v इक्वल्स टू v0 प्लस जी टी, है ना। फिर उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। मतलब इतना है कि अब जो v0 की वैल्यू है वो 0 नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। लिखो जल्दी जल्दी। पहला कॉलम हो गया, जल्दी करिए।
हुआ? फर्स्ट कॉलम हो गया, जल्दी जल्दी करिए। ये वीक में अपने को चैप्टर कंप्लीट करना है। टेस्ट इस पे होगा पूरा ओवरऑल चैप्टर का, इंशाल्लाह हो जाएगा ये वीक में। तो ओवरऑल इस चैप्टर पे टेस्ट रहेगा। चलिए हुआ? तो फिर हमारा जो पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है h इज टू वी जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर के जगह मैं क्या लिखूंगा? माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी, है ना, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस कवर्ड, वर्टिकली डिस्टेंस कवर्ड। अब इसी तरह से मैं कहूँगा जब मान लो कि आप ऊपर फेंक रहे हैं कि सर्टेन वेलोसिटी के साथ, तो द फाइनल वेलोसिटी अटेन आफ्टर सम टाइम। देखो क्या किया आपने, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड कम होते चले जा रही है। तो कुछ टाइम t के बाद उसने फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन किया, उसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? ये रहेगा v इक्वल्स टू वी ज़ीरो माइनस जी टी। वी इक्वल्स टू वी ज़ीरो माइनस जी टी। अच्छा एक बात बताओ, वो जा रहा है और मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंचा? मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। मैक्सिमम हाइट बोले तो जहाँ तक जा सकता था ऊपर। तो ऊपर जाए बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अगर आपने कार्टून्स देखा होगा टॉम एंड जेरी, मैं भी उसका बहुत शौकीन हूँ, है ना, तो टॉम एंड जेरी बहुत अच्छे से फिजिक्स सिखाता है अपने को। बोले कैसे? अगर मान लो टॉम को, है ना, किसी तोप वोप में डालकर वो क्या करता है, जेरी फायर कर देता है। वो जाता है ऊपर तक, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है वो एक दो बार आगे पीछे ऐसे देखता है, फिर उसके बाद नीचे आता है वो, है ना। तो लिटरली वो फैक्ट है, जब वो आप जाते हैं ऊपर तो कुछ देर के लिए आपकी वेलोसिटी जीरो होती है, फिर उसके बाद आप नीचे आते हैं, है ना। तो वही है कि अगर आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, है ना। तो अगर मुझे निकालना है कि टाइम रिक्वायर्ड, अगर मैंने मान लो मैंने इतनी वेलोसिटी से फेंका और मुझे ये कैलकुलेट करना है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो बोले वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत आसान है। देखो, टाइम रिक्वायर टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो भैया मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना रहेगा? तो वहां पर तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर जीरो इक्वल्स टू वी जीरो माइनस जी टी। जी टी को ला ले इधर, दैट इक्वल्स टू वी जीरो। तो देयरफॉर आप लिखेंगे टी इज इक्वल्स टू वी जीरो अपॉन जी। तो देखो भैया ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन टू डिटरमाइन
कि भैया अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप एक सर्टेन वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा उसको v0/g से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ये तो पता चल गया टाइम रिक्वायर्ड। अब इसी तरह से मुझे हाइट को भी कैलकुलेट करना है। मान लो कि भैया अब हुआ क्या कि आपने एक इनिशियल वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंके, है ना, और एक सर्टेन हाइट तक चला गया, सर्टेन हाइट तक चला गया। जैसे मान लो कि आपको नीचे से लॉन्च किया जाता है, तो बिल्डिंग के हाइट तक जब आप पहुंचेंगे तो अब आपकी वेलोसिटी क्या होगी। ये हो गया दर का ये वाला पार्ट। So, velocity of a particle projected with a certain velocity upwards। तो देखो v इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर, ये माइनस ट्वाइस GH आ जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर माइनस 2GH, बस प्लस की जगह क्या आ गया माइनस। अब अगेन मैं कहूंगा अगर मान लो कि h की वैल्यू, यानी आप पहुंच चुके कहां तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुके हैं। इफ h इज इक्वल्स टू h मैक्स, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो मैं कहूंगा इफ h इज इक्वल्स टू h मैक्स, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। देयरफॉर 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 का स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स। अब इसको उठा के इधर ले गया, 2g h मैक्स इज इक्वल्स टू v0 का स्क्वायर। तो h मैक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v0 का स्क्वायर अपॉन 2g। तो भैया ये देखो, ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से आप। मतलब भाई ये है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को एक इतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकता हूं, है ना, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं अपन। तो ये फॉर्मूले अगर अपन देखते हैं कैलकुलेट करके, एच मैक्स क्या आएगा, आपने कितनी वेलोसिटी से फेंके 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 का स्क्वायर 2, जी की वैल्यू को 10 ले लो अप्रॉक्सीमेशन के लिए, तो ये कैंसिल होकर बचेगा 10/2 यानी कि 5 मीटर्स। तो यानी कि वो 5 मीटर तक के ऊपर जाएगा अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकता हूँ। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट। Yes. Attained after some time. Attained. ATTAINED. Attained after some time.
हुआ? उठा बेटा। हुआ? अदनानी है? चलिए, फर्स्ट प्रॉब्लम आपको याद होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी के टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा था। एक सिंपल मेथड था जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जा रहा होगा, एक था व्हेन एंड वेयर टाइप, और एक था आपका सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग बोथ द डायरेक्शंस। तो अभी तो फिलहाल हम सिंपल वाला लेंगे, टाइप 1। So, type 1 problem. चलिए, तो पहला एग्जाम्पल, a particle is dropped from the top of a tower. A particle is dropped from the top of a tower of height 80 meters. Of height 80 meters. Find the time of journey. Find the time of journey and the speed with which it strikes the ground. एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 80 मीटर्स. फाइंड द टाइम ऑफ जर्नी एंड द स्पीड विथ विच क्या आएगा, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व. क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले उसकी लिस्ट बना लो. तो हमें दिया गया है सबसे पहले हाइट ऑफ द टावर जो कि कितना है 80 मीटर्स, और एक्सेलरेशन तो हम जानते हैं कि वो प्लस जी होगा, यानी कि प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो डाउनवर्ड्स मोशन है ना, ऊपर से नीचे अगर आ रहे तो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा ठीक है. साथ ही साथ जब मैंने ये वर्ड को देखा ड्रॉप्ड, मैं समझ गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी बेटा, 0 है. अब क्या क्या पूछा गया, इसने सबसे पहले तो पूछा है टाइम.
दूसरा पूछा है कितनी वेलोसिटी से वो टकराएगा। ये दो चीजें उसने मुझसे पूछा है। अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत इजीली, तो देखिए, यूजिंग h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, काइनेमेटिकल इक्वेशन है मेरे पास, है ना। देखो यहां मुझे हाइट दिया हुआ है और टाइम पूछा हुआ है, और मैं ये जानता हूं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाता है तो हाइट और टाइम के रिलेशन वाला फॉर्मूला है h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, जिसको बाद में कन्वर्ट करके अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन जी बना सकते हैं अपन, है ना। टाइम कैलकुलेट करने के लिए बताया था मैंने आपको। तो अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच, एच कितना है 80, और जी की वैल्यू क्या लेता हूं मैं 10 लेता हूं अप्रोक्सीमेशन में। ये 0 और ये 0 कट गया, 2 8 जा 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो टाइम कितना आ जाएगा 4 सेकेंड्स। चलो ये पहला जवाब आ गया कि हमारे को पता चल गया कि टाइम, कि कितने सेकंड में वो टकराएगा। अब सवाल होता है कि कितनी स्पीड से टकराएगा, है ना। तो आप ये फॉर्मूला भी अगर इस्तेमाल करते हैं v इक्वल्स टू वी जीरो प्लस जी टी, तो उससे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो v जीरो की वैल्यू 0 है, g की वैल्यू 10 है और टाइम की वैल्यू क्या है 4 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। आप चाहे तो आप ये फॉर्मूले से भी कर सकते थे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी जीरो का स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच हो जाएगा, क्योंकि v जीरो की तो वैल्यू क्या है 0 है। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10, h की वैल्यू कितनी है 80 है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 1600, जो कि कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। आइदर ये या फिर ये, मुझे तो ये आसान लगा, है कि नहीं। हाँ, ये आसान बोल सकते हैं ना, इतनी जल्दी। चलो लिखो फटाफट। क्वेश्चन लिखना हो गया था सभी का, जल्दी करो। अमजद, ब्लैक इंक, बोलिए, बोलो अमर, तुमने बोले ना, बोलिए क्या नहीं समझा आपको। अमर बेटा तमीज से बैठिए, नहीं तो काफ़ी अच्छे से आपकी तमीज़ निकाल दूंगा मैं। Particle is thrown with a speed of 40 meter per second. Calculate the maximum height attained by the particle.
also calculate the time required to reach the maximum height. चलिए ट्राई करिए आप लोग, फॉर्मूले तो आपको मालूम ही है। आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा जो पार्टिकल अटेन करेगा, साथ ही साथ कितना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए। इनिशियल स्पीड मालूम है आपको 40 मीटर पर सेकेंड। अब अपवर्ड्स जर्नी है तो एक्सेलरेशन तो क्या होगा, माइनस जी है ना, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 10 बोलेंगे अप्रॉक्सीमेशन में। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, v0 स्क्वायर अपॉन 2g है ना। अरे भाई वेरी सिंपल, आप ये फॉर्मूले से बना भी सकते हैं, नहीं भी आया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 2gh। तो जब आप h मैक्स लेते हैं फॉर h इज इक्वल टू h मैक्स, तो v स्क्वायर इज इक्वल सॉरी 0 इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर माइनस 2gh मैक्स। जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाओगे तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी है ना। फिर उसको h मैक्स को उधर ट्रांसफर करके आप बना सकते हैं कि h मैक्स का जो फॉर्मूला है वह v0 स्क्वायर अपॉन 2g रहेगा, है ना। ये तो फॉर्मूला है, याद रखो कम से कम इसको। अब भैया v0 की वैल्यू क्या है, 40 है, उसका स्क्वायर क्या होगा, है ना, वो हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। तो ये 0 कटा, ये 0 कटा, 2 1 जा 2, 80 मीटर्स। तो क्या आया आंसर भैया, 80 मीटर्स आया कि नहीं आया, है ना। तो मतलब भैया वो कहाँ तक जाएगा, ऊपर 80 मीटर्स तक चला जाएगा। अब हमको ये भी कैलकुलेट करना है कि उसको कितना टाइम लगेगा। देखो टाइम तो आप h इज इक्वल टू हाफ v0 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, मगर मैं आसान वाला चुनूंगा, है कि नहीं। क्या फॉर्मूला दिया था मैंने टाइम निकालने के लिए, v0 अपॉन जी है ना, टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए। फिर अगेन मैं आपको याद दिला दूं, v इज इक्वल टू v0 माइनस जी टी करके फॉर्मूला था, है ना। फॉर h मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आप देखते हैं कि v की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो 0 इक्वल्स टू v0 माइनस जी टी, जी टी इज इक्वल्स टू v0, t इज इक्वल्स टू v0 अपॉन जी। तो v0 की वैल्यू क्या है बेटा 40, है ना, अपॉन g की वैल्यू क्या आएगी 10। तो t इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, है ना। देखो ये जो सारी वैल्यूज अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये अपन एयर के फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करके कर रहे हैं, एयर के फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करके कर रहे हैं। ये मतलब रियलिटी में प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो मामूली सा फर्क आएगा इसके अंदर। और वो फर्क किस वजह से आएगा, एयर के फ्रिक्शन की वजह से। ये आम जिंदगी में यहाँ सब आसपास एयर का फ्रिक्शन मौजूद है, और ये जो कैलकुलेशन है ये विदाउट एयर फ्रिक्शन है। चलिए अगला प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखना सभी का हो चुका होगा। A body thrown vertically upwards with an initial velocity.
Ratio of distance traveled in first second and seventh second is, nth सेकंड का याद आया फॉर्मूला, u प्लस ए बाई टू ट्वाइस ऑफ n माइनस वन, है ना, वही है, एक जगह माइनस जी आ जाएगा बस, v जीरो प्लस ए बाई टू, ये हुआ। अपवर्ड्स मोशन है ना ये, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस जी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u, सॉरी अपने को u नहीं मालूम है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा पहले जो डेटा दिया गया उसकी मदद से। चलो ठीक है ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सबका हो गया क्या लिखना, क्योंकि अगले प्रॉब्लम के लिए मुझे आपका पूरा फोकस इधर चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से। A body is thrown vertically upwards with initial velocity u, reaches the maximum height in 6 seconds. Ratio of distance traveled in first second and the 7th second is, तो फर्स्ट सेकंड में और 7th सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसका रेशियो क्या आएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, जिसको अगर मैं वर्टिकल मोशन के लिए कन्वर्ट करूंगा तो x की जगह h, a की जगह माइनस जी। अगर अपवर्ड्स मोशन है तो माइनस जी, डाउनवर्ड्स मोशन होगा तो प्लस जी। ओके, ट्वाइस ऑफ n माइनस वन। मेरे पास फर्स्ट सेकंड, 7th सेकंड यानी nth सेकंड की वैल्यू है, तो n की वैल्यू एक बार 1 डालना है, दूसरी बार 7 डालना है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। g की वैल्यू 10 तो आप सभी लोग जानते हैं। मसला है v0 का, v0 नहीं है हमारे पास, तो बोले वो कहां से निकलेगा, वो उसके पूरा पहले डेटा से निकलेगा। A body is thrown vertically upwards with initial velocity u, reaches the maximum height in 6 seconds. अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैंने आपसे पूछा था अगर एक ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितनी देर लगेगी, उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला अपन ने बनाए थे। क्या था वो फॉर्मूला, v0 अपॉन जी, है ना। या फिर आप उसको बना सकते फिर से, एज वी नो v इक्वल्स टू v0 माइनस gt। ये बेसिक फॉर्मूला याद रखो पहले। एट h मैक्स, मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो 0 इक्वल्स टू v0 माइनस gt, gt इज इक्वल्स टू v0 और t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपने को क्या निकालना है, v0 निकालना है ना बस।
तो v ज़ीरो इक्वल्स टू जी टी एच अपने पास, तो देयरफॉर v ज़ीरो इज इक्वल्स टू g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 6, तो भैया v ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो v ज़ीरो या फिर u जो हम लोग को दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी वैल्यू यूज करके हम h1 और h7 निकालेंगे। देयरफॉर h1 इज इक्वल्स टू, देखो v ज़ीरो यानी कि जिसकी वैल्यू क्या है 60 माइनस 10/2, ट्वाइस ऑफ n की वैल्यू 1 माइनस 1, तो 60 माइनस 5, 2 माइनस 1 है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1, तो ये 60 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा 55 मीटर्स। ये क्या आ गया h1। अब h2 क्या आएगा, h2 नहीं सॉरी h7 है ना, nth सेकंड बोले 7th सेकंड है ना अगला, h7 क्या आएगा, तो 60 माइनस 10/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 1, तो 60 माइनस 5, 14 माइनस 1 क्या होगा 13, तो 60 माइनस, जरा मुझे बताएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या होता, 65, तो 65, तो ये कितना आ रहा -5 मीटर्स। तो जब मैं कहूंगा ठीक है h1 अपॉन h2 इज क्या आएगा, तो 55 अपॉन -5 यानी कि -11:1 है ना, लिख लीजिए। एक मिनट, मुझे एक यहाँ पर उसमें करना पड़ेगा, ये यहाँ पर प्लस आएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वो कितनी देर में पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट पे वो कितनी देर पे पहुंचा था 6 सेकंड में, है कि नहीं। और ये किस सेकंड की बात चल रही है, 7th सेकंड, पहले तो 1 सेकंड हो गया, 7th सेकंड की बात चल रही है ना। तो 7th सेकंड में यहां से उसकी डाउनवर्ड्स जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। ये जो था ये क्या था, उसका डाउनवर्ड्स जर्नी था। और डाउनवर्ड्स जर्नी के लिए आप क्या लेते हैं, हमेशा प्लस लेते है कि सॉरी ये नहीं, ये सॉरी माय मिस्टेक, ये तो एज इट इज ये चाहिए था प्लस, हाँ तो फिर ये हो जाएगा अगेन, नहीं फिर तो आंसर ही बदल जा रहा है उसका, ट्वाइस n -1, और ये कितना हो जाएगा फिर 60 + 65 कितना होता 125, और 55 अपॉन 125 नहीं, अरे यार ये पूरा मैं पार्टी गलत कर रहा हूं। देखो इधर ऑब्जेक्ट को देखो, इस तरह से गया हो, आपका ऑब्जेक्ट आपने यहां से फेंके ऊपर जाके फिर वो नीचे आ रहा है, ये 0 सेकेंड्स फिर ये 6 सेकेंड्स है ना। और ये मान लो 7th सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां तक 7th सेकेंड में वो यहां तक पहुंचा, है कि नहीं। अब ऐसा है कि ठीक है, जब मैं ये जर्नी कैलकुलेट करने वाला हूं, अब देखो ये अपवर्ड जर्नी थी है ना, और ये कौन सी जर्नी है, डाउनवर्ड जर्नी है। तो अब जब डाउनवर्ड जर्नी आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो उसको पूरा अलग लेकर सॉल्व करो आप, पूरा आपको एक अलग लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, इसको एक सेपरेट जर्नी मान के करना पड़ेगा। अब आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 7th सेकेंड, 7वें सेकेंड में डिस्टेंस कवर कितना किया होगा, मुझे एक बात बताओ, डाउनवर्ड जर्नी के लिए वो कितना सेकंड होगा, 1 ही सेकंड होगा है ना। जाते वक्त तो 6 लग गए, 7वें सेकंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा होगा, 1 सेकंड। तो डाउनवर्ड जर्नी के लिए वो कितना टाइम हुआ होगा, 1 सेकंड। तो मैं यहां लिखूंगा कि आफ्टर, या फिर बोलूंगा एट n = 7 सेकेंड्स
सिंस जर्नी इज डाउनवर्ड्स, है ना, आप 7 सेकेंड पे क्या बोलेंगे, जर्नी इज डाउनवर्ड्स। तो द डिस्टेंस कवर्ड in downwards journey will be, distance covered in downwards journey will be। तो देखो अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो उसको सिर्फ h करके लिख देता हूं मैं। डाउनवर्ड्स जर्नी के लिए डिस्टेंस कवर्ड कितना रहेगा, जब मैं सिर्फ डाउनवर्ड्स जर्नी पे फोकस करूंगा, मैं सिर्फ किस पे फोकस कर रहा हूं, डाउनवर्ड्स जर्नी पे, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां कितनी है, 0 मानी जाएगी। यहां से यहां आने को टाइम कितना लग गया, 1 सेकेंड, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, वो कितना हो जाएगा, तो बोले भैया वो हो जाएगा v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगी तो 0 हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ जी यानी कि 10, टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर, यानी h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 मीटर्स। अब उसके बाद ये जब आप लेंगे रेशियो h1 अपॉन ये भी जो h आया उसका, तो वो आएगा 55/5 जो कि क्या हो जाएगा 11:1 आएगा समझ में, है ना, क्योंकि अब यहां इतना सब कुछ क्यों बदल दिया अपन ने, क्योंकि देखो 7th सेकेंड nth सेकेंड हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं भैया, जो लगातार एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। यहां गड़बड़ क्या हो गई कि उसने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया, तो जब मैं बोलूंगा ठीक है 6 सेकेंड तक तो एक ही डायरेक्शन में था वो, तो जब तुमने फर्स्ट सेकंड निकाले, फर्स्ट ही निकाला ना पहले, है ना, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं था। मगर जब आप डाउन देखेंगे कि 6 सेकंड के बाद उसने क्या करा, डाउनवर्ड जर्नी करना चालू कर दिया, और 6 आउटसेट जो आपको पूछा डिस्टेंस कवर्ड कहां पूछा उसने, 7th सेकंड में, और 7th सेकंड कब आएगा, 6 सेकंड के बाद, कब कितनी देर में आएगा, 1 सेकंड के बाद आएगा, मतलब मुझे डिस्टेंस कवर्ड इन जो है 1 सेकंड में निकालना है। तो बोले वो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से यहां आने के लिए 1 ही सेकंड लगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 1 और h का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर 5 मीटर्स। फिर आपने ये वाला और ये वाला डिस्टेंस का रेशियो लिया तो वो क्या आ गया 11:1, लिख लो। अब हो रहा है हाफ्स, चलिए बाकी का देखते हैं कल।